सभी साथियों का नमस्कार। सभी शिक्षक साथियों का अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर राकेश प्रसाद के इस हिमालय ज्योग्राफी चैनल में। साथियों, आज मैं आपको भूगोल प्रवक्ता 2018 का जो स्क्रीन टेस्ट हुआ था, उसके बारे में बताने आया हूँ और आज की जो ये हमारी वीडियो होने वाली है, इसमें हम सारा बात करेंगे 2018 में जो प्रवक्ता का जो एग्ज़ाम हुआ था, लेक्चरर भूगोल का, जेआईसी उत्तराखंड के लिए। उसमें परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 2018 में 100 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे भूगोल के स्क्रीनिंग के और 2 घंटे का आपका ये पेपर था, जैसे कि आप देख भी रहे हैं। और आज हम पूरा इसको सॉल्यूशन करने वाले हैं, इसका 100 के 100 क्वेश्चन, उसके आंसर भी बात करेंगे। तो बिना समय गवाए हम बात करते हैं भूगोल प्रवक्ता के इस पेपर की जो 2018 में हुआ था। पर आगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, प्यारे साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा कोई अपना सही सपोर्ट नहीं है, तो आप हमको भी सपोर्ट कर सकते हो, हमारे हिमालय ज्योग्राफर चैनल को सपोर्ट कर सकते हो किसी ना किसी रूप में, ठीक है। और उसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। आप हमको लाइक शेयर सपोर्ट करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप कृपया करके हमारे चैनल को लाइव सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा के हमारे चैनल की सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। तो देखिए, हम आज पहले बात करते हैं भूगोल प्रवक्ता 2018 के पहले क्वेश्चन की और उसका आंसर क्या होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन था, जैसे कि आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बासेल तेल क्षेत्र स्थित है। तो साथियों, हमें पता है कि बासेल तेल क्षेत्र जो है, इसका आंसर ए है, बम्बे हाई में है, ठीक है। दूसरा है सुंदरबन डेल्टा के सागर द्वीप स्थित ग्रामीण ऊर्जा को ऑपरेटिव का संबंध किससे है। तो देखिए, इसका दूसरे का आंसर है सौर ऊर्जा से, ठीक है। जम्मू व कश्मीर की पूंगा घाटी जानी जाती है किसके लिए, भूतापीय ऊर्जा के लिए। क्वेश्चन नंबर चौथा, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र लांबा स्थित है गुजरात में। अब देखिए, ये जो 2004 में चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है, ये 2018 में पूछा गया था, परंतु आज के समय में जो एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है, वो चीन के ग्वांगझो प्रांत में है और ये ग्वांगसो विंड फार्म इसके नाम से ये जाना जाता है, जिसकी जो क्षमता है 7000 मेगावाट है। कितनी है, 7000 मेगावाट। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं, इसका आंसर 2018 तक तो इंडिया था, पर आज के समय में एशिया का सबसे बड़ा जो है पवन ऊर्जा संयंत्र जो इस टाइम ग्वांगझो चाइना में है। तो आगे आगे के लिए भी याद रखिएगा, ठीक है। पांचवा देखिए, स्वर्ण चतुष्कोण राजमार्ग के पूर्वी पश्चिमी गलियारे द्वारा जोड़े जाने वाले शहर हैं, कौन से हैं, सिलचर व पोरबंदर। पांचवा का आंसर ए है, ठीक है। पिग्मी निवासी हैं, पिग्मी कहाँ के निवासी, देखिए पिग्मी जनजाति के लोग हैं जो कि बी कांगो बेसिन के निवासी हैं। देखिए, छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपकी स्क्रीन में, क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन देखिए, बहुआयामी गरीबी सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया था। तो देखिए, मानव विकास सूचकांक के लिए जो बहुआयामी सूचकांक जो है 2010 में शामिल किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 से देखिए, निम्नलिखित में कौन देश नाफ्टा में शामिल नहीं है। आपको पता है 8वां क्वेश्चन में जो नाफ्टा के बारे में पूछा गया है, नाफ्टा का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो ये नाफ्टा जो है, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसमें जो है इसका सदस्य क्यूबा नहीं है। तो आंसर क्या है, सी है। कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका नाफ्टा के सदस्य हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, किसने कहा था मानव भूतल की उपज है। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर हमको पता है कि एलन चलचित्र सैंपल ने कहा था मानव भूतल की उपज है। और एलन चलचित्र सैंपल जो है, वो जो है नियतिवादी थी और ये फेडरिक रेडजेल की छात्रा थी, जो कि डिटर्मिनिस्टिक थी, ठीक है, याद रहेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, किस जनजाति द्वारा स्लेज का उपयोग यातायात के साधन के रूप में होता है। तो साथियों, एस्किमो जो जाति है ना, ऊपर साइबेरिया और टुंड्रा में, वो स्लेज का जो प्रयोग है रेंडियर में बांध के अपने परिवहन के लिए करती है, बर्फ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का आधा से अधिक नीचे दिए गए अक्षांश पट्टियों में
से किस में रहता है? तो देखिए विश्व की जो आधे से ज्यादा जो जनसंख्या है ना, वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में रहती है। मैंने टिक भी कर रखा है, तो इसका ऑप्शन क्या है? सी है। ठीक है। 12वां देखिए, विश्व में सघन जनसंख्या क्षेत्र में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो देखिए ये पूछ रहा है 12वें क्वेश्चन में, विश्व का सबसे सघनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे सघनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र जो हम देखें वो है दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप और उत्तरी पूर्वी अमेरिका। ये सभी सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। परंतु दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका जो कि साहेल रीजन है, जहां पे साहेल रीजन भी जिसको बोला जाता है, मोरक्को के आसपास का जो इलाका है, वहां पे जो निम्न जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो इसका आंसर क्या है? बी है। ठीक है। पनामा नहर मिलाती है, पनामा नहर किस किस को मिलाती है? देखिए पनामा, 13वां क्वेश्चन का आंसर जो है याद रहे, इसका आंसर है डी। क्या है? डी। पनामा नहर किस किस को मिलाती है? पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को मिलाती है। ठीक है। आप ऑप्शन देख लीजिएगा। अब देखिए 14वां क्वेश्चन देखिए, 14वां क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कारकों में से, निम्नलिखित कारणों में से कौन मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो देखिए मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है जलवायु प्रभावित करता है। ठीक है। तो 14वें का आंसर क्या है? सी है। मानव को सबसे अधिक जलवायु प्रभावित करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय मार्ग व्यस्तम है? अब ये पूछ रहा है 15वें में, कौन सा दुनिया का महासागरीय मार्ग दुनिया का सबसे व्यस्तम मार्ग है? तो हमको पता है कि उत्तरी उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग जो है सबसे व्यस्तम है, क्योंकि दो बड़े जनसंख्या समूहों को जोड़ता है। इसके पूर्व में यूरोप है, पश्चिमी यूरोप, और इसके पश्चिम में उत्तरी अमेरिका है, यानी कि कनाडा और नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखिए, डागर बैंक स्थित है। डागर बैंक कहाँ पे है? देखिए डागर बैंक जो है मच्छी उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, और इंग्लैंड में है। ये कहाँ है? इंग्लैंड में से पूर्व में है। तो इंग्लैंड के अधिकांश मच्छी का जो उत्पादन है यहीं पे होता है, डागर बैंक से। तो ये 16वें का आंसर ए हुआ। 17वां क्वेश्चन देखिए, जनाधिक्य की समस्या का समाधान हो सकता है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि की जो समस्या का समाधान क्या हो सकता है? जनाधिक्य बढ़ेगी तो क्या क्या समस्या पैदा होगी? तो उसका समाधान क्या है? जनाधिक्य की समस्या जो है उसको हम सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं? कृषि उत्पादन बढ़ा के भी कर सकते हैं, परिवहन नियोजन करके भी कर सकते हैं, औद्योगिक विकास करके भी कर सकते हैं। तो ये तीनों ही कारक जो है महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर आएगा 17वें का डी है, उपरोक्त में से सभी। ठीक है। 18th क्वेश्चन देखिए, ब्राजील में भूमध्य रेखीय वनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो हमें पता है कि ब्राजील में जो भूमध्य रेखीय वन है, वर्षा वन है, उनको सेल्वा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सेल्वास। तो आंसर क्या है? डी है। टिक करा हुआ मैंने। 19वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का लोहा उत्पादक क्षेत्र काला देश यानी कि ब्लैक कंट्री कहलाता है? तो हमें पता है कि ग्रेट ब्रिटेन का जो जो क्षेत्र है, कोयला उत्पादन क्षेत्र, वो ब्लैक कंट्री के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी रहेगा इसमें 19वें क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन बी। 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो हमें पता है कि ओपेक के जो संस्थापक सदस्य थे वो थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ठीक है। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। तो ऑब्वियस सी बात है कि ईरान, इराक और सऊदी अरब तो इसमें शो कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें अतिरिक्त आ गया है, तो इसमें 20वें का आंसर ए है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कभी भी ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, आइसोहेलिन निम्न में से किसको दर्शाती है? देखिए आइसोहेलिन जो है मानचित्र पर समताप रेखाओं को दर्शाने वाली रेखा होती है। ठीक है। समताप, समान तापमान वाले रेखाओं मानों को दर्शाने वाली रेखा को हम समताप रेखा बोलते हैं या आइसोहेलिन बोलते हैं। ठीक है। तो ये 21वें का आंसर ए है, तापमान को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य अटलांटिक श्रेणी की लंबाई है? मध्य अटलांटिक श्रेणी, आपको पता है कि इसको इंग्लिश में मिड अटलांटिक रिज भी बोलते हैं। मिड अटलांटिक रिज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है जो जल के जलमग्न है, समुद्र के अंदर डूबी हुई है। ये अटलांटिक महासागर को दो भागों में बांट देती है, और ये अटलांटिक महासागर के नीचे डूबी हुई है। इसकी लंबाई जो है लगभग 16,000 किलोमीटर है। कितनी है? 16,000 किलोमीटर। आधुनिक
रिमोट सेंसिंग जीआईएस डेटा से पता चला है। पर यहाँ पे हमें 15,000 किलोमीटर का ऑप्शन शो कर रहा है, तो इसके हम सबसे नियरेस्ट ऑप्शन को अडॉप्ट करेंगे और यहाँ पे 22वीं का आंसर हम डी को मार्क कर देंगे। ठीक है, तो 15,000 किलोमीटर लिख दे या 16,000 किलोमीटर लिख दे, दोनों ही ऑप्शन आपके ठीक होंगे यहाँ पे। अब देखिए 23वां, देखिए निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस डायमंड पंख पाए जाते हैं। तो डाइटम पंख जो है ना, सॉरी, डाइटम एक तरीके का एक ये महासागरीय निक्षेप होता है। ठीक है, डाइटम एक तरीके का महासागरीय निक्षेप होता है जो कि महासागरों के तली में पाया जाता है, समुद्र की नितल में पाया जाता है, समुद्री तली में पाया जाता है। तो ये हमें ज्यादातर हमें उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? उच्च अक्षांशों में देखने को मिलता है, उच्च अक्षांशों में देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी है। ठीक है, अब देखिए निम्न से किस राष्ट्र के तट पर ग्रीष्म काल में अल नीनो धारा प्रकट होती है। तो देखिए अल नीनो धारा हमें पता है कि पेरू के तट पर विकसित होती है, पेरू के जो है पश्चिमी तट पर विकसित होती है। तो ध्यान रहे, तो पेरू के जो तट है वहां पे विकसित होती है। ठीक है, एल नीनो धारा। 25वें क्वेश्चन का आंसर देखिए, निम्नलिखित में कौन ज्वार भाटे का कारण है। हमें पता है कि पृथ्वी में जो टाइड्स हैं, ज्वार भाटा है, वो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त आकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होते हैं। तो 25वें का आंसर ए हो गया। ठीक है, 26वां देखिए, निम्नलिखित में से साधारणतः किस दिशा में गर्म जल धाराएं बहती हैं। तो हमें पता है कि जो गर्म जल धाराएं, महासागरीय धाराएं जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं। तो 26वें का आंसर ए है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपके लिए जो मैंने एमसीक्यू बनाया है ये बड़ी मेहनत से बनाया है। आपको ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी काम आएगा और आने वाले जो आपकी जो लेक्चरर की जो स्क्रीनिंग परीक्षा आपकी होने वाली है, पेपर 1 पेपर 2, उसमें जो है पेपर 1 में इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो याद रहे, पेपर 1 के लिए लाभकारी है आपका ये ओल्ड पेपर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आप इसको ध्यान से समझें। और अगर आपने अभी हिमालय ज्योग्राफर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और हमारे पास जो है हिमालय ज्योग्राफर चैनल में आपके लिए काफी सारी फिजिकल ज्योग्राफी, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की वीडियो बनाता रहता हूँ। आप मेरे चैनल में आके इस हमारे प्ले लिस्ट से उन सबको देख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28वां देखते हैं। एक क्षेत्र जहां एक जीवधारी अथवा पादक रहता है वह कहलाता है। आपको पता है कि जहां पे कोई जीव रहता है या पादक रहता है उसको क्या बोलते हैं? हैबिटाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैबिटाट बोलते हैं। तो 28वें का आंसर क्या है? बी, हैबिटाट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक संकट के कारण है। तो हमें पता है कि पारिस्थितिक संकट के जो कारण है वो तीव्र जनसंख्या वृद्धि, तीव्र औद्योगिकरण और यांत्रिकरण, ये तीनों ही है। तो उपरोक्त में से सभी डी ऑप्शन सही है। 30वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा नहीं है। तो देखिए जैव विविधता के लिए कौन सा खतरा नहीं है, क्वेश्चन की भाषा को समझिए। तो 30वें का जो आंसर है वो है बी, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करना जैव विविधता के लिए खतरनाक नहीं है। बाकी वन्य जीवों का शिकार, बड़े बांधों का निर्माण या औद्योगिकरण, ये सभी तीनों ही वन्य जीव और जैव विविधता के लिए बड़े ही हानिकारक होते हैं। ठीक है, अब देखिए 31वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति तंत्र का अजैविक घटक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति तंत्र का अजैविक घटक है। तो हमें पता है कि परिस्थिति तंत्र का अजैविक घटक जो है प्रकाश होता है या सौर प्रकाश होता है। तो इसका आंसर डी है। 32वें का आंसर ए है। शब्द इकोसिस्टम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया या प्रकाशित किया गया। तो हमें पता है कि इकोसिस्टम शब्द की जो स्थापना है दिया था वो A.G. ट्रेंसले साहब ने दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। भारत के अंतरिक्ष जैव क्षेत्रों की संख्या है, भारत के आरक्षित जैव क्षेत्रों की संख्या कितनी है। हमें पता है कि भारत के आरक्षित जैव क्षेत्रों की संख्या है 18 है। ठीक है, भारत में 18 जैव बायोस्फेरिक रिजर्व है, 18 बायोस्फीरिक रिजर्व है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जो 33वां क्वेश्चन है, जैव आरक्षित क्षेत्र जो है, इसमें से भारत के जो 13 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं वह जो है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व नेटवर्क का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? 13 जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व है वो विश्व नेटवर्क का हिस्सा है।
तो कुल तो हमारे भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी कि जैव आरक्षित क्षेत्र है, परंतु उसमें से भी 13 जो है हमारे जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम है, मैप भी बोला जाता है, उसके विश्व नेटवर्क के में शामिल है। ठीक है, याद रहेगा। 34वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन वन विनाश के प्रभाव है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वन विभाग का प्रभाव है? मृदा अपरदन भी वन विभाग से होता है, भूस्खलन और पर्यावरण असंतुलन। तो 34वें का आंसर क्या है? डी है। 35 का आंसर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? तो हमें पता है कि ओजोन जो परत है वो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। 36वां देखिए, रेडियो तरंग का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? हमें पता है कि रेडियो तरंग का परावर्तन करने वाली परत जो है, 36वें का आंसर बी है, आयन मंडल। आयन मंडल में ही रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। 37 का देखिए, 37, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ सामान्यतः अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पाया जाता है, यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इसको ITCZ लिखा गया है। 37वें क्वेश्चन को देखिए, इसका जो आंसर है बी है, भूमध्य रेखा के पास ही इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन पाया जाता है। 38 क्वेश्चन देखिए, व्यापारिक पवनें निम्नलिखित में से किन अक्षांश पट्टियों में पाई जाती हैं? तो हमें पता है कि जो वाणिज्य पवनें हैं या व्यापारिक पवनें, जिसको हम ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं, ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए सही है। तो यहाँ ये फ्लो करती है। 39 का देखें, 39 का, अश्व अक्षांश किन विश्व हवा पट्टियों व सेल के बीच पाई जाती है? तो आपको याद रहे, अश्व अक्षांश जो है, अश्व अक्षांश जो है हमको जो है ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, यानी कि दक्षिण में हेडली सेल और उत्तर में उसके फेरल सेल होता है। तो हेडली और फेरल सेल के मध्य में ही हमें अश्व अक्षांश यानी कि हॉर्स लेटिट्यूड पाए जाते हैं। 39 में आपने सुना भी होगा, गर्जन 40, प्रचंड 50, चीखता 60। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? देखिए, वायुमंडल के 2 मॉडल हैं, एक तो विषम परत का मॉडल है और एक सम परत का मॉडल है। तो बायोस्फीयर को, हमारे वायुमंडल को हेट्रोस्फीयर और होमोस्फीयर में भी डिवाइड किया जाता है। तो हमारे होमोस्फीयर के अंदर, यानी कि सम मंडल के अंदर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, ये तीनों मंडल आते हैं। और हमारे जो जो सम मंडल में नहीं है, जो कि विषम मंडल के अंदर आता है, आयन मंडल जो है विषम मंडल के अंदर आता है। तो विषम मंडल की ऊंचाई जो है 90 किलोमीटर के बाद शुरू हो जाती है। और विषम मंडल के अंदर कौन कौन सी परतें आती हैं? एक तो आती है आयन मंडल, दूसरी आती है बाह्य मंडल और चौथी आती है हमारी चुंबकीय मंडल। ठीक है, तीसरी सॉरी चुंबकीय मंडल आती है। ठीक है, तो याद रहेगा, 3 परतें हमारी सम मंडल में आती हैं, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और समताप मंडल, और 3 परतें हमारी विषम मंडल में आती हैं, यानी कि आयन मंडल, बहिर्मंडल और चुंबकीय मंडल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41वां देखिए, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? देखिए, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो 41वें का आंसर हुआ डी। 42वां क्वेश्चन का आंसर देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन उच्च वायुमंडलीय तापीय प्रतिलोम का प्रमुख कारण है? तो आपको याद रखना है कि उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोम का कारण है, माने कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान का बढ़ना। तो ओजोन जो है, ओजोन परत के कारण जो है वायुमंडल का तापमान पुनः बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन जो है ए है। ठीक है। 43वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वायुदाब पेटियां ताप जनित है? तो हमें पता है कि 43वें में कि भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय जो पेटियां है, भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय पेटियां, ये ताप द्वारा इनकी उत्पत्ति होती है। इसके विपरीत जो उपोष्ण कटिबंधीय और या फिर उपध्रुवीय वायुदाब पेटियां, इनका निर्माण जो है वायुदाब के अवतलन से होता है या वायु के अवतरण से होता है। 44वें का आंसर देखिए, सौर स्थिरांक की मानक मात्रा है, सौर स्थिरांक की जो मानक मात्रा है हमें पता है, उसका ऑप्शन बी है, 1.94 कैलोरी
प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 44 का आंसर है बी। 45 का आंसर देखिए, तंडीय झंझार के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। देखिए, तंडीय झंझार के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है वायुमंडलीय अस्तित्व। ठीक है, बी। 46 का आंसर देखिए, तापमान की वित्तीय प्रतिलोमता क्या है। देखिए, तापमान की प्रतिलोमता का मतलब है ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होना, क्योंकि हमें पता है कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है सौरमंडल में, और वो घटने की दर जो होती है प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई में 1 डिग्री तापमान घट जाता है, जिसको हम नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य ह्रास दर भी कहते हैं। परंतु जब ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ने लग जाता है तो उसे बोला जाता है तापमान की प्रतिलोमता। ठीक है, तो ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि को ही तापमान की प्रतिलोमता कहा जाता है। 46 का आंसर याद रहे। 47 का देखिए, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी मानचित्र पर वायुदाब वितरण को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो आइसोबार जो होती है ना, आइसोबार जो है वायुदाब के वितरण को दिखाती है। आइसोबार वह रेखा है जो समान वायुदाब वाली रेखाओं को मिलाती है। 47वें का आंसर ए है। 48 का आंसर देखिए, सांता आना क्या है। देखिए, हमको पता है कि सांता आना एक स्थानीय पवन है। क्या है ये? स्थानीय पवन है सांता आना। इसका ऑप्शन ए है। 49 का आंसर देखिए, 49 को देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। उष्ण वाताग्रह की औसत ढाल निम्नलिखित में से किस अंतराल में होती है। देखिए, हमको पता है कि वाताग्रह क्या होता है, फ्रंट जिसको बोलते हैं ना, मध्य अक्षांशों में जो ठंडी और गर्म वायु राशियां जब मिलती हैं तो उससे वाताग्रह का निर्माण होता है। तो 49 का जो आंसर है वो है सी है, जिसका जो उष्ण वाताग्रह का जो ढाल जो होता है वो 1:50 से 1:100 के मध्य होता है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा उष्ण वाताग्रह या फिर वाताग्रह, जिसको इंग्लिश में फ्रंट बोला जाता है, ये जो है विपरीत स्वभाव की वायु राशि यानी कि एयर मास के मिलने से वाताग्रह यानी कि फ्रंट का निर्माण होता है। ये जो मौसमीय गतिविधि है ये हमें मध्य अक्षांशों यानी कि यूरोप और मध्य एशिया के ऊपर देखने को मिलती है। ठीक है, 50वें का क्वेश्चन का देखिए आंसर। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की अधिकतम संख्या बहुधा उत्पन्न होती है। देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस स्थान में उत्पन्न होते हैं। माफ कीजिएगा, इसमें मैं टिप करना मिस हो गया। टिप, आर्टिक महासागर में, हिंद महासागर में, उत्तरी अंध अंध महासागर में, या फिर दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो देखिए, इसका आंसर क्या है, सी है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, सी है। उत्तरी आंध्र महासागर में जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अधिकांश देखे जाते हैं। 51वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु के तत्वों में से नहीं है। तो हमको पता है जलवायु के तत्व कौन से है, वायु है, तापमान है, वर्षा है। जलप्रपात जलवायु का तत्व नहीं है, सी इसका आंसर है। 52 का आंसर देखिए, जलवायु परिवर्तन का कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत प्रस्तावित किया था। देखिए, जलवायु परिवर्तन का कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत, इसका आंसर है ए, चैम्बरलिन द्वारा दिया गया था। पश्चिमी घाट में होने वाली ज्यादातर वर्षा किस प्रकार की होती है। इसका आंसर बी है, चक्रवातीय होती है। 54वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो हमें पता है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या है, आयन मंडल है। आंसर बी है। 55वां देखिए, वायु गति को मापने में निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में किया जाता है। वायु गति को मापने के लिए 55वां का आंसर है एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 56वां क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, हमें पता है बुध है। 57वां क्वेश्चन, चिनूक पवनें किस क्षेत्र में प्रभावित होती हैं। चिनूक पवनें उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों में प्रभावित होती है। आंसर सी है। 58वां देखिए, आइसोबार संबंधित है। आइसोबार किससे संबंधित है, वायुदाब से संबंधित है, यानी कि आइसोबार वायुदाब से संबंधित है। 58 का आंसर ए है। 59 का आंसर देखिए, अधिकतम दैनिक तापांतर पाया जाता है। अधिकतम दैनिक तापांतर हमें उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानों में दिखाई देता है। आंसर बी है। 60 का आंसर देखिए, उष्ण अक्षांशों में उच्च वायुदाब पेटी पाए जाने का प्रमुख कारण है। उष्ण अक्षांशों में उच्च वायुदाब पेटी पाए जाने का कारण है हवाओं का व्युत्क्रम विचलन, हवा का सब्सिडेंस, उच्च तापमान और न्यून तापमान। तो इसका आंसर भी है, हवा का सब्सिडेंस यानी कि हवा का अवतलन। मैंने बताया था ना कि उपोष्ण उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र जो है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र जो है वो
हवा के अवतलन द्वारा होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा से जो पवन उठती है वह उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में जाके अवतलित होती है, झुक गिरती है, इसलिए वहां पे उच्च वायु दाब पाया जाता है। इसके विपरीत जो है उपध्रुवीय क्षेत्रों से भी जो पवन उठती है वो भी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब में आके ही गिरती है। ठीक है, तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर। 61 का देखिए, काल्डेरा का संबंध किससे है? हमें पता है काल्डेरा का संबंध ज्वालामुखी से है, सी है। 62 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति हिमनद अपर्दन से निर्मित होती है? देखिए हमें पता है कि हिमनद अपर्दन से जो है लटकती घाटी का निर्माण होता है। किसका? 62 का आंसर है लटकती घाटी का। अंधी घाटी का निर्माण जो होता है वो भूमिगत जल के अपर्दन कारक कारक द्वारा होता है। इसी प्रकार से कंदरा का निर्माण भी भूमिगत जल के अपर्दन कारण से ही होता है। ठीक है, और बोल्सन तो आपको पता ही है, ये पवन द्वारा बनता है। 63वां देखिए, डब्ल्यू ए डेविस का नाम किससे संबंधित है? आपको पता है कि डब्ल्यू एस डेविस साहब ने ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन यानी कि अपरदन चक्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसका आंसर ए है। 63 देखिए, रिक्टर पैमाना किससे संबंधित है? 64 का आंसर है भूकंप से है। 65 का देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति का ग्रहणु परिकल्पना प्लांटेजिमल हाइपोथेसिस किसने दी थी? हमें पता है कि ग्रहणु परिकल्पना चैम्बरलिन और मोल्टन ने दी थी। आंसर बी है। 66 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ए वेगनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? हमें पता है कि वेगनर साहब द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कि ऑप्शन ए ठीक है। 67 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी में भूगर्भिक इतिहास का नवीनतम काल है? तो क्वाटरनरी काल जो है भूगर्भिक इतिहास का सबसे नवीनतम काल है। ऑप्शन सी है। 68 देखिए, पी व एस तरंगे संबंधित है भूकंप से। 68 का ए है। 69 देखिए, नेफे संबंधित है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत से। ऑप्शन सी है। 70 देखिए, ड्रिप स्टोन कहाँ पाए जाते हैं? ड्रिप स्टोन जो है भूमिगत जल के अपर्दन कार्य द्वारा और निक्षेप कार्य द्वारा मिलते हैं। ये कास्ट प्रदेशों में और कंदराओं में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी है। 71 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र की कुल जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या व कृषि भूमि का अनुपात इंगित करता है? तो हमें पता है कि किसी क्षेत्र की कृषि भूमि तथा वहां की जनसंख्या के अनुपात को हम कायिक घनत्व कहते हैं, यानी कि फिजियोलॉजिकल डेंसिटी बोला जाता है। उसका आंसर बी है। 72 को देखिए, निहारिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो निहारिका सिद्धांत लाप्लास महोदय द्वारा। ऑप्शन ए है, लाप्लास महोदय द्वारा प्रतिपादित किया था। 73 देखिए, डोलाइन अपर्दन के किस कारक द्वारा बनाई जाती है? तो हमें पता है कि डोलाइन जो है अपर्दन के भूमिगत जल द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, डोलाइन यू वाला। ठीक है, कांग्लोमरेट किस प्रकार की चट्टान है? देखिए, कांग्लोमरेट जो है एक प्रकार की चट्टान होती है जो कि अवसादों से बनती है। ये अवसादी चट्टान है कांग्लोमरेट। 75 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा का विकास कम वर्षा वाले रवेदार अग्न्य चट्टान क्षेत्र में होता है? तो हमें पता है कि इसका जो निर्माण है लाल व पीली मिट्टी वाले क्षेत्र में होता है, यानी कि डी। इसका ऑप्शन सही है। 76 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी में बनता है। 70 का आंसर है डी। 77 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का सर्वोच्च स्थान है? अनाईमुद्री ए। 78 निम्नलिखित जल राशियों में से कौन सी दमन और दीव को अलग करती है? तो हमको पता है खंबाती खाड़ी जो है दमन और दीव को अलग कर देती है एक दूसरे से, तो ऑप्शन ए है। 79 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वूलर झील है, जिसका जो क्षेत्रफल है 30 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, इसके बाद जो है और भी झीलें हमारी। 80 देखिए, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा होती है? तो हमें पता है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है। 81 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ब्रज घाटी में प्रवाहित होती है? तो हमें पता है कि नर्मदा नदी एक ब्रज घाटी में प्रभावित होती है। ऑप्शन बी है। 82 देखिए, भारत के कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? हमें पता है कि भारत में कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन 8 है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में कर्क रेखा सबसे ज्यादा
लंबी किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। 83 देखिए अंडमान और निकोबार को अलग करता है। देखिए अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है, अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल एक दूसरे से अलग कर देता है, ठीक है, तो याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र थीमेटिक मानचित्र नहीं है? देखिए थीमेटिक मानचित्र वह मानचित्र होते हैं जो किसी एक थीम पे बनते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्र कोई थीमेटिक मानचित्र नहीं होती है, ऑप्शन ए है। बाकी जनसंख्या का मानचित्र, खनिज मानचित्र या फिर किसी फसल के उत्पादन का मानचित्र जो है थीमेटिक मैप्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सागर तट भारत के पूर्वी सागर तट का भाग है? तो देखिए कोरोमंडल तट जो है भारत के पूर्वी सागर तट का भाग है, ऑप्शन ए ठीक है। 86 देखिए, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच औसत समय में कितना अंतर है? यानी कि आईएसटी और जीएमटी में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है, ऑप्शन बी सही है। 37 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? हमें पता है कि सतलुज जो नदी है सिंधु नदी की सबसे बड़ी और सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। 89 देखिए, रुको और जाओ नियतिवाद की प्रस्तावना किसने दी? हमें पता है कि रुको और जाओ जो विचारधारा थी कि जो विचार की प्रस्तावना जो है डॉक्टर ग्रिफिथ टेलर द्वारा दी गई थी, ग्रिफिथ टेलर द्वारा, ठीक है। ग्रिफिथ टेलर का संबंध है, हमें पता है ग्रिफिथ टेलर का संबंध है न्यू डिटर्मिनिज्म से है, यानी कि नव नियतिवाद से, ऑप्शन बी सही है 90 के लिए। 91 देखिए, 91 निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2016-17 में अधिकतम खाद्यान्न का उत्पादन किया? तो हमें पता है कि भारत 16-17 में सबसे ज्यादा अधिक खाद्यान्न उत्तर प्रदेश ने उत्पादन किया था, परंतु अभी याद रख लें कि 2024-25 में किस राज्य ने किया था, तो उसका नाम देख लेंगे आप, ठीक है। 92वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कोलकाता हुगली औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश में नहीं है? तो हमें पता है दुर्गापुर जो है कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में नहीं है। 93 का क्वेश्चन देखिए, हम आखिरी तरफ बढ़ रहे हैं प्यारे मित्रों। अगर हिमालय ज्योग्राफर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने आपके लिए 35 मिनट में के छोटे समय में आपको 100 से भी ज्यादा एमसीक्यू आपको डिस्कस करके दिखाए और उनके आंसर ढूंढ के दिखाए। आप कृपया करके चैनल के साथ बने रहें। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेता ने भारत को कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था? तो हमें पता है डॉक्टर एम सफी साहब ने भारत को कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था, बी आंसर है। निम्नलिखित में से 94 देखिए, 94 क्वेश्चन का आंसर देखिए 94, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है? तो हमें पता है भारत का सबसे ज्यादा कपास गुजरात में पैदा होता है, ऑप्शन ए सही है। 95 निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पूर्वी तट का सबसे बड़ा गहरा स्थल भाग से घिरा हुआ सुरक्षित बंदरगाह है? वह है विशाखापट्टनम, ठीक है। विशाखापट्टनम सबसे सुरक्षित बंदरगाह है, सबसे गहरा भी है। 95 96 का है, गंगा मैदान में ज्यादातर किसान जिस प्रकार की कृषि करते हैं वह कहलाती है गहन कृषि करते हैं, आंसर बी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर, भारतमाला परियोजना एक नवीन अम्ब्रेला कार्यक्रम है किसके लिए? हाईवे क्षेत्र हेतु, किसके लिए? हाईवे प्रोजेक्ट के लिए, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए है, ठीक है। तो 97 का आंसर डी सही है। 98 देखिए, निम्नलिखित उपजों में से कौन प्राय भारत से निर्यात नहीं होता है? तो भारत से दालें निर्यात नहीं की जाती है, ठीक है, भारत में दालें निर्यात नहीं की जाती है। ये 2018 का क्वेश्चन है, आज की स्टेटस आप चेक कर लेंगे 2025 में क्या स्थिति है। 99 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो हमें पता है कि हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से, नीली क्रांति मछली उत्पादन से, तो श्याम क्रांति लोहे से संबंधित नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन आखिरी है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। प्यारे दोस्तों, आपने ये पूरे क्वेश्चन देखे, एमसीक्यू देखी, आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं हमारे हिमालय ज्योग्राफर चैनल को। मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ आपको, आप उसमें मुझे व्हाट्सएप करके या फिर आप डायरेक्टली भी हमारे इस नंबर में अपने जो भी अपना कंट्रीब्यूशन आप हिमालय ज्योग्राफर चैनल को देना चाहें वो हमको शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल मैं आपको 2021 के क्वेश्चन को समझाऊंगा, ठीक है।
और उसका पूरा सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, जिसमें 200 क्वेश्चन ज्योग्राफी के होंगे। उसको हम 2 फेज में करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो और आप जरूर अपनी परीक्षा में सफल हो। धन्यवाद, नमस्कार।